अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेकेंड वीडियो के अंदर लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 की जो आप लोगों की फ़िज़िक्स की न्यू बुक आई है उसको स्टार्टअप लेते हैं। और आप लोग जिस तरीके से पता है कि फ़िज़िक्स की न्यू बुक आई है, क्लास 11 की न्यू बुक आई है फ़िज़िक्स की। और मैंने पहले लेक्चर आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट देते हैं। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल आपको कितने टॉपिक्स मैंने बताए वीडियो के अंदर। टोटल मैंने आप लोगों को 9 टॉपिक्स बताएं कि मैंने 9 टॉपिक्स के अंदर क्या करा है, चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करा है। और इसी तरीके से आज मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा। आज फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। अगर आप लोगों से मैं कहूँ अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो आप लोग कहोगे सर चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या, काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है सर? चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि काइनेमेटिक्स कहाँ से निकला है, काइनेमेटिक्स का ओरिजिन क्या है, तो काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ आपसे तो काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड है। काइनेमेटिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्रीक वर्ड वो हमारे पास क्या आता है? काइनामा। ग्रीक वर्ड क्या है हमारे पास? काइनामा। क्या कहा आपको? चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स कहाँ से निकला है? काइनामा से। और काइनामा मेरे पास क्या, एक ग्रीक वर्ड मेरे पास काइनामा है। ठीक है। अब हम काम करते हैं, ये हमारे पास ये काइनेमेटिक्स का मैंने आपको ओरिजिन बता दिया। अब अगर मैं बात करूं आपसे काइनेमेटिक्स के हवाले से, तो काइनेमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि मैकेनिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स को जानने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि मैकेनिक्स क्या है, तो भाई मैकेनिक्स क्या है हमारे पास? मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है हमारे पास? फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़ चुके हो। तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। क्या होती है? फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। ठीक है। और मैकेनिक्स की 2 ब्रांचें होती हैं। कितनी ब्रांचें होती है मैकेनिक्स की? 2। एक काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनामिक्स। मैंने क्या कहा कि फिजिक्स की ब्रांच होती है क्या हमारे पास? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, काइनेमेटिक्स एंड अदर वन इज डायनामिक्स। ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का नाम है वो क्या है सर? काइनेमेटिक्स। तो अब आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि काइनेमेटिक्स कहाँ से, किसकी ब्रांच है, किसकी ब्रांच नहीं है। तो भाई काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। तो काइनेमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि भाई मेरे पास मैकेनिक्स क्या है। अब मैकेनिक्स को समझने की जरूरी होगा कि आपको फिजिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। और फिजिक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो बहुत डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वहाँ से देखना तो आप लोग देख सकते हो खैर प्लेलिस्ट पे, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट पे। तो फिजिक्स जो है आपने वहाँ पे पढ़ा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है। मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है, किसकी? फिजिक्स की ब्रांच है, जिसके अंदर हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या डील करते हैं इसके अंदर हम? इसके अंदर हम डील करते हैं deals with the study of motion of objects. It deals with the study of motion of objects। यानी मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम डील करें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी ब्रांच को हम नाम देते हैं मैकेनिक्स का। सर इसकी कोई ना कोई एग्जांपल दें। फर्स्ट करो, ग्राउंड के ऊपर आप खड़े हुए हो और ग्राउंड पे आपके पास एक रखी हुई है बॉल रखी हुई है। ठीक है। ग्राउंड पे आपके पास क्या रखी हुई है? एक बॉल रखी हुई है। अब ये बॉल कौन सी पोजीशन, कौन सी स्टेट के अंदर है? आप लोग पता होना चाहिए। 2 ही स्टेट होती है हमारे पास। टोटल कितनी स्टेट्स होती हैं हमारे पास? 2 स्टेट्स होती हैं। एक होती है हमारे पास रेस्ट और दूसरी हमारे पास होती है मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं? अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे उसे हम रेस्ट कहेंगे, सिंपल अगर मैं आपको कहूँ। और कोई बॉडी मूवमेंट कर रही हो, कोई चीज़ मूव कर रही है, उसे हम नाम देते हैं मोशन में। तो मोशन मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका हम किस में बोलेंगे? कौन सी स्टेट में? वो मोशन की स्टेट में। अब फर्स्ट कहें ये बॉल है और बॉल क्या है? रुकी हुई है, मतलब रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में? ये मेरे पास रेस्ट पोजीशन में। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ फोर्स। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा? ये बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी। ये बॉल क्या करना शुरू हो जाएगी मेरे पास? ये बॉल क्या करना शुरू हो जाएगी मेरे पास? मूव करना शुरू हो जाएगी उस डायरेक्शन के अंदर। यानी कि ये रेस्ट है, कौन सी पोजीशन पे आ गई है? अब ये आ गई है मोशन के स्टेट में आ गई है। ठीक है। अब जो मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई है और ये बॉडी जो मूव करने लग गई है, यानी कि जो बॉल मेरे पास मूव करने लग गई है, तो ये क्या है मेरे पास? ये क्या कहलाएगा? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर मैं बॉल को ऑब्जेक्ट मान लूँ, फिजिक्स के अंदर कोई भी बॉडी, अगर कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है, उसको या तो मैं बॉडी का नाम देता हूँ या मैं ऑब्जेक्ट। तो बॉल मेरे पास इधर क्या है अभी फिलहाल? ऑब्जर्वेशन में। तो ऑब्जर्वेशन में अगर बॉल है तो इसको मैं नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट का।
और इस ऑब्जेक्ट को मैं लगाता हूँ फोर्स, जैसे ही फोर्स लगाता हूँ तो क्या होता है, ये मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। मूवमेंट स्टार्ट कर देता है मतलब सर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है मतलब कौन से स्टेट में आ गया, मोशन। ठीक है, यानी कि हमने क्या बात कही, हमने ये बात कही कि अगर हम किसी भी बॉडी जो कि मूव कर रही हो, अगर हम उसकी स्टडी को डील करें, जितनी भी इसके बारे में स्टडी होगी वो हम किस में डील करते हैं, वो हम मैकेनिक्स के अंदर डील करते हैं। यानी कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि फर्स्ट करें ये मार्कर है, मार्कर को मैंने क्या करा, ऊपर उछाला मैंने, तो क्या हुआ, ये मेरे पास ये वापसी, ये कुछ मोशन परफॉर्म करते हुए मेरे हाथ पे वापसी ड्रॉप हुआ। यानी कि इसने जितना अरसा लगाया नीचे ड्रॉप होने में, तो ये कोई ना कोई मोशन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो जितनी भी हम बात करेंगे कि इस मोशन में कितना टाइम इसने ट्रेवल किया, इसकी क्या हाइट थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी जब मैंने इसके ऊपर उछाला, तो ये तमाम बात हमारे पास किस में आती है, हमारे पास सिंपल मैकेनिक्स के अंदर ये हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है मेरे पास, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मूव कर रही हो, उसके बारे में जितनी मालूमात होगी वो हम किस में मालूम करते हैं, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की फर्दर 2 टाइप्स मैं इधर लिखी है, और पहले टाइप क्या लिखी, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक आपको चैप्टर नंबर 2 का नाम है। ठीक है, और काइनेमेटिक बताया कि काइनेमेटिक ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकला है। और मजे की बात है, काइनेमा का मतलब क्या होता है, काइनेमा का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेमा के पास क्या मतलब होता है, हमारे पास मूवमेंट, डायनेमिक। खैर अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हम ये देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या है भाई, ग्रीक वर्ड से निकला है काइनेमा। काइनेमा का मतलब क्या है हमारे पास, मूवमेंट। यानी कि काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम डील करें विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिसके अंदर हम किसको डील करते हैं, डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, विथ मोशन विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और अगर मैं आपसे डायनेमिक्स की बात करूं, डायनेमिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो डायनेमिक्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए भाई, डायनेमिक की डेफिनेशन में इधर लिखता हूं, देखा बात सुनो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में, कोई बॉडी अगर मेरे पास रेस्ट पोजीशन पे, उसमें क्या करता हूँ मैं, फोर्स लगाता हूँ। जो फोर्स को लगा रहा हूँ उसको मूव करवाने के लिए। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी मेरे पास कौन सी पोजीशन में आ जाएगी, कौन सी स्टेट में आ जाएगी सर, ये मोशन में आ जाएगी। ठीक है, और जितनी आपने इसको फोर्स लगाई हो और जितना ये आगे डिस्प्लेस होगा, जितना आगे मूव करेगा, कितना टाइम लेगा मूव करने में, तमाम बात किस में आती है हमारे पास सर, मैकेनिक्स में आती है। ठीक है, अब अगर मैं ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स को हटा दूँ, फोर्स तो साइड से पता लगेगी जब भी ये रेस्ट मोशन में आएगा। ठीक है, कंपलसरी है। अगर मैं फर्ज करें मैं फोर्स को हटा दूँ कि भाई मुझे नहीं लेना देना कि फोर्स कितनी लगी है, फोर्स क्या लगाई है तुमने, क्या नहीं लगाई है, 10 न्यूटन लगाई है, 100 न्यूटन लगाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे फ़र्क क्या पड़ता है, मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि ये कितना आगे डिस्प्लेस हो रही है, कितना टाइम लगा रही है, कितना टाइम कंज्यूम कर रही है आगे अपने मोशन को क्या करने में, परफॉर्म करवाने में। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, मगर मुझे फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, फोर्स से लेना देना कोई नहीं है। अगर फोर्स से लेना देना नहीं होगा तो मतलब वो काइनेमेटिक्स में बात आएगी, यानी पूरे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करना, पर फोर्स को हटा के हम बात करें तो वो कौन सी स्टडी में हमारे पास आता है, काइनेमेटिक्स में। और अगर हम फोर्स को इंक्लूड कर दें, फोर्स को क्या कर दें, इंक्लूड कर दें, तो वो अगर फोर्स को हम इंक्लूड करेंगे तो फोर्स को इंक्लूड करने में कौन से हमारे पास ब्रांच आ जाएगी, डायनामिक्स की। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पर अब बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और अगर हम फोर्स को हटा दें, फोर्स को हटा के बात करें, जितने भी मोशन उसके अंदर परफॉर्म हुए, चाहे हाइट की बात करें, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, खैर इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की, अगर हम फोर्स को हटा दें तो वो कौन सी ब्रांच हमारे पास कहलाएगा, काइनेमेटिक्स हमारे पास कहलाएगा। और अब अगर हम डायनामिक्स को देखो तो डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, कि डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ द रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है सर, आपने पहले में क्या करा, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या करा आपने काइनेमेटिक्स के अंदर आपने काम किया कि फोर्स को हटा के जितने भी मोशन परफॉर्म हो रहा था ना, उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फर्दर बहुत सारी चीज़ें भाई, सही है। यानी कि फोर्स को हटा के जितनी भी इसके अंदर चीज़ें
उसके बारे में जो हम डील कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, काइनेमेटिक्स। सर अब जाहिर सी बात है, अब कितनी फोर्स लगा रहे, कितनी फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं रखना था ना हमने। तो हमने एक ब्रांच बनाई जिसको नाम दिया डायनामिक्स। और डायनामिक्स में हम क्या करते हैं भाई, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पूरी बात करते हैं, मगर इसमें क्या इंक्लूड कर देते हैं, इसमें हम फोर्स को इंक्लूड कर देते हैं कि भाई तुमने कितनी फोर्स लगाई, 10 न्यूटन से फोर्स लगाई तुमने, ठीक है, तो उसमें कितना मोमेंटम आया, कितना मोमेंटम नहीं आया, कितना फोर्स लगानी ज़रूरी है इसको मूव करवाने के लिए। तो ये मेरे पास कौन सी ब्रांच में आएगा, मेरे पास ये डायनामिक्स की ब्रांच में ये मेरे पास सिंपल शो होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, जो हमारी नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है हमारे पास, काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स को अगर समझना है ना सही से, तो भाई बात सुनो, काइनेमेटिक्स खुद मैकेनिक्स की ब्रांच है, सही है, और मैकेनिक्स की ब्रांच है फिजिक्स की। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में आराम से तुम लोग ने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। और मैकेनिक्स क्या है मेरे पास, मैकेनिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो वो मोशन को परफॉर्म कर रहा हो उसकी जितनी भी स्टडी होगी, जितनी भी उसके अंदर हम बात करते हैं स्टडी की, वो हम मैकेनिक्स नाम देते हैं, ठीक है। अब मैकेनिक्स की कितनी टाइप होती है, 2 टाइप्स होती है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब जाहिर सी बात है कोई चीज़ रेस्ट में है, अब फर्स्ट करो ये रेस्ट में, ये मेरा हाथ क्या है, सरफेस है, और ये मेरे पास मार्कर क्या है, कौन सी पोजीशन में बताओ, रेस्ट पोजीशन में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फोर्स लगाता हूँ, मैं फोर्स लगाता हूँ तो क्या हुआ सर, जैसे फोर्स लगाऊंगा तो ये मेरे पास उछल के वापसी रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी मैंने फोर्स लगाई, अगर मैं उस फोर्स को हटा दूं, फोर्स को क्या कर दूं, मैं हटा दूं कि कितनी फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, एक्स वाई जेड, मगर ये कितनी हाइट पे उछला, ठीक है, फोर्स को हटा के ये देखूं कि कितना हाइट पे उछला, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैंने कितना वेलोसिटी लगाई, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी, एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो फोर्स को अगर हटा दें तो वो कौन सी ब्रांच में आएगा, काइनेमेटिक्स। यानी कि काइनेमेटिक्स की भी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और अगर मैं आपसे बात करूं डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स के अंदर हम उस फोर्स को जो हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, अगर हम फोर्स को इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास जो ब्रांच जिसको हम नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं डायनामिक्स का, उसको हम नाम देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को डिस्कस किया। अब हम फर्दर आगे मज़ीद बात करते हैं। और तो मैंने भाई काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, पेपर में आप लोग लिखने के लिए दे सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग के अंदर। तो मैंने इधर डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिख दी है, क्या लिखिए, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या लिखिए, देखो, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, बताया था ना किसकी ब्रांच है, काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो किसको डील करेगा, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, यानी ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को, पर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉजेस मोशन, मगर फोर्स को हटा के, फोर्स के रेफरेंस से बात नहीं करेगा, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स बात करेगा, जो मोशन को क्या करा रहा होता है, कॉज करवा रहा होता है, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। सही, तो काइनेमेटिक्स क्या हुआ, एक ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम बात करें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, पर फोर्स को हटा के अगर हम बात करें तो ऐसी ब्रांच को हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का। और अगर फोर्स को इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास ब्रांच आती है डायनामिक्स। तो मैंने आप लोगों को इधर चैप्टर के नाम का इंटरव्यू दिया कि भाई चैप्टर का मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब चैप्टर के ऊपर बाकायदा बात करते हैं, और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, काइनेमेटिक्स डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, और स्केलर क्वांटिटीज़ पूछ सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ पूछ सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आप लोगों को पूछेंगे तो नहीं, खैर एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, वरना ये ई-कैट के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या होती है, कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक काम करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको इधर से समझा दूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होती है भाई, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। ये चैप्टर वन में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, इसलिए मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता आप लोगों को तो आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 किस्म की हो सकती हैं। कितनी किस्म की हो सकती हैं, 2 किस्म की। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड वन इज़ वेक्टर, ठीक है। अब सर डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्या होता है और मेरे पास वेक्टर क्या होता है ये बताते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो भाई स्केलर क्वांटिटीज़ मेरे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, मेरे पास मैग्नीट्यूड होता है। अब फर्स्ट करें, हम इधर 2 एग्जाम्पल लेके चलाएंगे ताकि हमें समझ आए स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्केलर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, कन्फर्म है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और वेक्टर में क्या है मेरे पास, वेक्टर में भी सर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लाजमन बात है भाई, है ना भाई। अब क्या बात करते हैं सर, स्केलर के अंदर दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए
वो होनी चाहिए हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, यूनिट भी, और वेक्टर में भी क्या होना चाहिए, यूनिट भी। सर डिफरेंस क्या है स्केलर और वेक्टर के अंदर, अभी बताते हैं, थर्ड पॉइंट से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट भी होता है, और साथ साथ वेक्टर में साथ साथ इसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी गिवन होती है। एक हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन भी क्या हो, अगर गिवन हो तो ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं वेक्टर का, उसको हम नाम देते हैं किसका, वेक्टर का। तो ये मैंने आपको बताया कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। भाई देखो एग्जाम्पल दूंगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, पर एग्जाम्पल लेने से पहले ये 2 पॉइंट नोट करो। क्या स्केलर में क्या गिवन होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट। वेक्टर में क्या गिवन होगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो गिवन होगा जो स्केलर का है, पर उसके साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको गिवन कर दी जाएगी। सर इसके एग्जाम्पल देके आप समझाएं, जाहिर सी बात है कोई अगर आप थ्योरेटिकल कोई चीज़ ऐसे समझा रहे हैं और अगर आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे तो ऐसा समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैं जितना भी आप लोगों को सब पढ़ाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या आ जाए भाई, समझ आ जाए। आप लोग याद करो, आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जिसका नाम काइनेमेटिक्स है, उसमें आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि हमारा टॉपिक है आगे डिटेल के अंदर। तो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जाम्पल की अब बात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और हम लोगों ने वहाँ पे बताया भी था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों के टीचर्स ने आपको बताया भी होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सी हमारे पास क्वांटिटी है। तो बताता हूँ कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम डिटेल करेंगे क्लास 11 के अंदर कि सर किस तरीके से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैं नाम देता हूं ए का, इस पॉइंट को मैंने किसका नाम दिया, ए का, तो ये पॉइंट है कोई ना कोई, ये नाम दे देता हूँ उसको, और एक पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी का, और दूसरे पॉइंट को मैं नाम क्या देता हूँ, बी का। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बच्चा है अली, ठीक है। अब अली क्या करता है, इस ए पॉइंट से मैं उसको बोलता हूँ भाई तुम बी पॉइंट पे चले जाओ। ए फर्ज करो स्कूल है, ए क्या है, स्कूल है या आपका कॉलेज है, स्कूल आपका कॉलेज है, और क्या है, बी क्या है, आपका घर है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कॉलेज है, ये हमारे पास कॉलेज है, और ये क्या है हमारे पास घर है, ठीक है। होम लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला, ए हमारे पास क्या है, कॉलेज है, और बी क्या है, होम है। अब एक बच्चा जिसको नाम मैंने अली दिया, अली क्या है, एक अच्छा बच्चा है, उसको बोला कॉलेज से तुम क्या आना भाई, डायरेक्ट घर पे आ जाना। तो वो क्या होगा, कहीं पे भी नहीं गया, बल्कि डायरेक्ट कॉलेज से कहाँ चले गया, होम, अपने घर चले गया, अच्छा बच्चा था, ठीक है। अब एक और बच्चा है, वो एक बच्चा क्या है, उसका नाम है अब्दुल्ला, ठीक है। अब अब्दुल्ला क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसके बाद कहाँ जाता है, अपने होम में, ठीक है। यानी कि वो घूमते फिरते अपने दोस्तों के साथ तफरिया करते हुए कॉलेज से वापसी में, यानी कि घर पे कुछ और बोल के गया, मगर बाहर क्या कर रहा है, तफरिया कर रहा है, ये कर रहा है, दोस्तों के घर जा रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, ठीक है। और तफरिया करते करते कहाँ पहुँच रहा है, अपने घर पे ही पहुँच रहा है। यानी कि डेस्टिनेशन दोनों की क्या है, सेम है। फाइनल अगर मैं आपसे पूछूं डेस्टिनेशन, तो सबकी क्या है, दोनों की क्या है, अली और अब्दुल्ला की सेम है। अली मगर क्या था, अली बिल्कुल स्ट्रेट गया, ठीक है। अली क्या गया, बिल्कुल वो स्ट्रेट गया, यानी उसने क्या करा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसने क्या करी, स्पेसिफाई कर ली। अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को मैं नाम देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का। इस पर्टिकुलर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसको मैं नाम देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का। इसको मैं किसका नाम देता हूँ, जो अली ने कवर की थी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, उसको मैं नाम देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का। और जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं है, कभी वो इधर चली गया बेचारा ग्राउंड चली गया क्रिकेट खेलने, कभी इधर चली गया दोस्त के घर, कभी इधर आ गया बेचारा वो, ठीक है। तो इधर क्या, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है डिस्टेंस। ये मेरे पास क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या आती है भाई मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको गिवन कर दिए। वो डायरेक्शन क्या है सर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ए से बी तक के। देखो अली जो बिल्कुल स्ट्रेट गया था, कॉलेज से निकला, वो अच्छा बच्चा था और डायरेक्ट होम पे पहुंच गया, यानी कि स्ट्रेट पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने, वेक्टर। वेक्टर क्यों है सर, देखें इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, यूनिट होगा। और आपको पता है कि डिस्टेंस को किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, है ना। डिस्टेंस को हम किस में करते हैं, मीटर में, यूनिट होता है। और
डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। तो सर फर्क क्या है, देखो इसका भी यूनिट है, इसका भी यूनिट है, इसको भी मीटर कहते हैं, इसको भी मीटर कहते हैं, सर इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब फर्क ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास ये डायरेक्शन क्या कर दी जाती है, स्पेसिफाई कर दी जाती है, जबकि डिस्टेंस के अंदर हमारे पास डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से बेचारा वो जाता है अपने घर, ठीक है। अब ये बात हुई, मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ ए और बी में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से यही डिस्टेंस होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर मेरे डायरेक्शन गिवन है, तो डायरेक्शन जिसमें गिवन होती है वो क्या कहलाती है, मैंने क्या बताया, पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें गिवन हो वो क्या कहलाता है मेरे पास क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की बेहतरीन एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है, जो आप लोग पढ़ चुके थे, मैंने जस्ट रिकॉल किया है, आप लोगों को मुझे पता होगा, पर मैंने जानबूझ के रिकॉल इसलिए करा है ताकि आप लोगों को स्केलर और वेक्टर का मतलब समझ आ जाए। जो बार बार डायरेक्शन का मैं मतलब बोल रहा हूँ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो भाई पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ पे आ जाए वो वेक्टर है, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दी डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है जिसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती है। बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्शन तो है, अगर मैं बात करें डिस्टेंस की तो डायरेक्शन है, पहले ये बेचारा यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, यूँ गया, डायरेक्शन तो कुछ है ना जो ये मूव कर रहा है। तो मैंने इधर एक वर्ड इस्तेमाल किया है जानबूझ के, वो क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब कि भाई एक खास डायरेक्शन हो, सही है। अगर एक डायरेक्शन शुरू हुई है तो वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अगर इधर जा रहा है तो बेचारा सीधा ही जा रहा है, कहीं आगे पीछे टर्न नहीं कर रहा। अब ये देखो कभी इधर जा रहा है, कभी कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो ये रैंडम डायरेक्शन बोल सकते हैं डिस्टेंस के अंदर, पर पर्टिकुलर डायरेक्शन हम नहीं कहेंगे। तो आप देखो मैंने स्केलर क्वांटिटीज में क्या लिखा, स्केलर क्वांटिटीज में क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटीज मेरे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, और ऐसी क्वांटिटीज मेरे पास क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या करेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो हो, पर उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, उसे हम नाम देते हैं वेक्टर का। और एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया स्केलर डिस्टेंस और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मैंने लिखी हैं, अब इसको डेफिनेशंस को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज मैंने इधर लिखा है और स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं क्या है। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड विद अ सुटेबल यूनिट, भाई वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, वो देखें मैंने जिसमें लिखा था, अगर आप ये की पॉइंट्स बना लोगे ना तो मतलब आप खुद भी लिख सकते हो डेफिनेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मैंने लिखा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड सुटेबल मैग्नीट्यूड विच हैज मैग्नीट्यूड विद अ सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड फिजिकल आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो मैंने ये लिखा है विच हैव मैग्नीट्यूड विद अ सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो आसान डेफिनेशन है, मगर प्रॉब्लम क्या है, अगर समझ आ जाए तो बहुत आसान, नहीं समझ आए तो बहुत मुश्किल। तो ये खुद नहीं बना सकते, अगर आपको की पॉइंट्स पता हो तो आप खुद भी बना सकते हो। दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड विद अ सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैंने क्या लिखा है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद अ सुटेबल यूनिट, ठीक है, एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं आपसे विद अ सुटेबल यूनिट तक रोक दूं तो आप बोलोगे सर स्केलर की बात हो रही है ना। अगर मैं बोल दूं एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन बहुत अहम है भाई, तो एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, स्केलर में मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको, स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, डेंसिटी, वर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विस्कोसिटी एटसेट्रा। तो बहुत सारी एग्जांपल होती है मेरे पास स्केलर क्वांटिटीज की, मैंने वो एग्जांपल्स निकाली हैं जो कि आप अभी यूज़ करेंगे और आपको पता चलेगा कि भाई ये फलाना क्वांटिटी है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। बाकी जो मैं आपको आगे पढ़ाते रहूँगा इंशाल्लाह, और चैप्टर्स उसमें बताते रहूँगा, जो भी टर्म आएगी, जो भी हमारे पास टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट आएगी, हमारे पास डिस्टेंस आता है, स्पीड आती है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आता है, आगे जो आप लोगों के है टॉपिक्स वो आएगा, तो मैं आपको उसमें और मज़ीद आपको क्या कर दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बताया कि पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना लाजमन है विद अ मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टॉर्क एटसेट्रा। तो इन सब की क्या होती है, मेरे पास डायरेक्शंस होती हैं इन क्वांटिटीज़ की, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को लिखने का क्या तरीक़ेकार है, वेक्टर्स को किन तरीक़ेकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी चीज़ के बारे में तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बताएं लिखना किस तरह है। मैं आपसे बोलूं ABCD लिख दो, छोटे बच्चे को बोलूं, बहुत छोटे बच्चे को कि भाई अल्फ़ाबेट लिख दो, आप A to Z लिख दो, तो वो क्या बोलेगा, सर लिखने का तरीका तो बताएं, पेन किस तरह पकड़ेंगे, पेंसिल किस तरीके से पकड़ेंगे ताकि हम लिखें। तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें, वेक्टर्स को किस तरह से लिखें, तो वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके हैं। वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका मेरे पास कहलाता है एनालिटिकल या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये पहले ही बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ECAT के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका बोर्ड के
पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को तमाम जितनी भी बुक की चीज़ें हैं एक साथ आपको पढ़ा दूँ क्लास 11 के अंदर, क्योंकि बाद में भी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, फिर ई कैट कर रहे होते हैं आप सेकेंड ईयर के बाद, तो वो यही वजह होती है कि वो अगर सही से पढ़ लें तो भाई देखो बुक तो यही होगी ना, इसमें तो चेंज ही नहीं होगी, जो भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो एनईडी नर्स किसी में भी, तो बुक से यही आएगा। ठीक, अब बच्चे क्या करते हैं, सही से पढ़ते नहीं हैं और उनको सही पढ़ाया नहीं जाता पूरा, तो डेट्स वाई उनको क्या करना पड़ता है, ई कैट के कोर्सेज करने पड़ते हैं 50-50 हज़ार के, जिसकी चल रही है अभी। ठीक है, कोई अच्छा अगर आपसे कोचिंग सेंटर में अगर आप जा रहे हैं तो 50,000 उसकी फ़ीस चल रही है। खैर, तो अगर आप यही तरीके से समझ लोगे ना भाई, इधर ही क्लास 11 में तरीके से समझ लोगे तो आपको विकेट विकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि बुक यही होती है, बाकी समझदार आप लोग हैं। खैर, इसको दो तरीके होते हैं, एक एनालिटिकल और एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, या उसको मैं एनालिटिकल बोल दूँ या सिंबलिक बोल दूँ, बात एक ही है। ठीक है, और दूसरा मेथड जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ एनालिटिकल सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में कि किस तरह लिखते हैं, तो भाई बात सुनो, डिनोटेड बाय अ लेटर विद एरो और बोल्ड लेटर्स। हम डिनोट किससे करते हैं, लेटर से, या तो लेटर इसके ऊपर क्या बनाते हैं, एरो बनाते हैं, और लेटर भी क्या होना चाहिए भाई, कैपिटल लेटर होना चाहिए। लेटर भी क्या होना चाहिए मेरे पास, कैपिटल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट कर लें ए रख लें, बी कर लें, जेड रख लें, जेड वेक्टर। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया डिनोटेड बाय अ लेटर विद एरो, और एरो मैंने इसके ऊपर बना दिया। या फिर बोल्ड लेटर से आप लोग कर सकते हो, यानी स्मॉल लेटर अगर आपको बनाने तो उसको क्या कर दो भाई, बोल्ड कर दो उसको। ठीक है, तो मैंने इधर स्मॉल ए को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिए, तो बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, डी, खैर जेड तक के कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मगर वो क्या होना चाहिए, शर्त है उसको बोल्ड होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो मैं आपको क्या कहता हूँ भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक मैंने लाइन आपको ड्रॉ कर दी, एक काम करते हैं इसको रब करके दोबारा समझाते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने क्या लिखा है, डिनोटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एरो। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पहले तो बात ये जानना जरूरी है। ये मैंने बनाई, लाइन बना ली, और इसके पास क्या होना चाहिए, विद एरो। तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए भाई, एक मेरे पास एक लगना चाहिए एरो। ठीक है, लाइन सेगमेंट विद एरो। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था इस लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए, सर स्टार्ट आपने करा था यूं करा है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इधर से। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इधर से, और एंडिंग पॉइंट क्या है इसका, इधर। तो मैं क्या बोलता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, ये वेक्टर बना रहा हूँ ना भाई, मैंने वेक्टर क्या करा, यूं करके वेक्टर बनाया। जब मैंने यूं करके वेक्टर बनाया तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्ट कहाँ से किया, इधर से किया बनाना, यूं करके बनाया, फिर एरो बनाया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर को हम नाम देते हैं टेल का। हम क्या नाम देते हैं भाई, हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर को नाम देते हैं टेल का। और अगर मैं आपसे बात करूं कि एंडिंग पॉइंट को अगर बात करूं, ये एंडिंग पॉइंट है ना, इधर से मैंने स्टार्ट लिया और इधर आके रुका, तो ये मेरे पास कहलाता है एंडिंग पॉइंट, हेड कहलाता है मेरे पास। एंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है, हेड। और हेड को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर is called tail, and ending point of a vector is called head। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड टेल, एंडिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड हेड। और इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी वेक्टर की। ठीक है, तो मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वेक्टर को बनाने को हम टेल कहते हैं, एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर को कहते हैं हेड। ये आपको बहुत काम आएगा जब आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स को आप करेंगे, जो कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और बाकी भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी आपको बहुत काम आएगा भाई। ठीक है, और तो इस तरीके से हम, ये आपको पता होना चाहिए कि टेल क्या है किसी भी वेक्टर की, किसी भी वेक्टर का हेड क्या है। तो ये मैंने आपको इधर डिस्कस किया आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर से बाय हेड टू टेल मेथड। खैर, तो मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको बताया भाई चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स, आज बता दिया। ठीक है, और काइनेमेटिक्स बताया कि काइनेमेटिक्स कहाँ से निकला है, मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है। ठीक है, ये पता होना चाहिए बच्चे को, अगर वो पढ़ता है तो भाई उसको पता होना चाहिए काइनेमेटिक्स कहाँ से निकला, मैकेनिक्स कहाँ से निकला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको बच्चों को पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी तकरीबन करके बताई, ताकि आप लोगों को याद करनी हो तो आप लोग ये बोर्ड के अंदर लिख सकते हो। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखी, स्केलर क्वांटिटीज़ बताया, वेक्टर क्वांटिटीज़ बताया, फिर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई वेक्टर्स की कि हम किस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास इस तरीके से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैंने आपको डिफरेंस भी बताया। अगर हमारे पास
स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के डिफरेंस आ जाए तो आप लोग उसमें भी आराम से लिख सकते हो। तो मैंने स्केलर क्या बताया कि मैग्नीट्यूड यूनिट तो और मैग्नीट्यूड और यूनिट हो स्केलर में, और वेक्टर में क्या हो, मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो तो उसको हम नाम देते हैं वेक्टर का। इधर मैंने आपको एग्जांपल्स दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, और समझाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपको मैंने रिकॉल करवा दिया जस्ट, और मैंने आपको उसका डिफरेंस बताया समझाते हुए कि किस तरीके से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास बेसिकली होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बता दीजिए, लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए चैनल का, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि ये न्यू बुक है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसके अंदर तमाम टॉपिक्स को क्या करूँ, कवर करूँ। बाकी गलती हो सकती है, जाहिर सी बात है, इंसान है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियोस के लेक्चर को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को लिंक सेंड करिए चैनल का, और अगर अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।